हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के फायर सेफ्टी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ रहे क्योंकि मैं अभी शादी के अंदर आया हुआ था, इसलिए असुविधा के लिए खेद है। क्योंकि साथियों, आपकी जो क्लास होती है समय पर ही होनी चाहिए, इसीलिए मैंने भाई बीच में रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपको कोशिश की है क्लास करवाने की। तो साथियों, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी प्रकार की फायर से संबंधित क्लास और फायर से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं वो सभी पाने के लिए। अब देख लेते हैं इसके अंदर जो हमने कल पढ़ लिया था। कल कहाँ तक पढ़ लिया था? ज्वलनशील जो मिश्रण है यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखेंगे आज अपन जो ईंधन है, ईंधन कितने प्रकार का होता है। तो ईंधन कितने प्रकार का होता है? ईंधन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ये इसके प्रकार हो गए। अब देख लेते हैं आगे जो ठोस ईंधन होता है। ठोस ईंधन किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब देख लेते हैं ठोस ईंधन। अब ठोस ईंधन क्या होता है? यानी कि वे ईंधन जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं ठोस ईंधन कहलाते हैं। जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं ठोस ईंधन कहलाते हैं। ठोस ईंधन को जलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि ठोस ईंधन होता है उसे जलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये इसके उदाहरण हो गए। अब देख लेते हैं इसके जो जो इसके बारे में, यानी कि जलने के बाद में क्या क्या प्रदान करता है। तो यह ठोस ईंधन जलने के बाद में सफ़ेद धुआं के उत्पन्न करता है। यानी जो ठोस ईंधन जलता है वह सफ़ेद धुआं के रूप में जलता है। अब ये देख लीजिए आगे, यह ईंधन दहन के पश्चात राख उत्पन्न करता है। जो ये ठोस ईंधन है यह दहन के पश्चात राख उत्पन्न करता है, फिर वह चाहे किसी भी प्रकार से हो। यह इसके अंदर बोल रखा है। नेक्स्ट क्या है? इसमें दहन 2 प्रकार से होता है। इसमें दहन 2 प्रकार से होता है। अब देख लेते हैं जो ये हो गया पूर्ण दहन, अपूर्ण दहन। जो ठोस ईंधन होता है 2 प्रकार से होता है। तो कौन कौन से प्रकार से होता है? तो पूर्ण दहन होता है, एक अपूर्ण दहन होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो पूर्ण दहन है। पूर्ण दहन अपन किसे कहेंगे? तो पूर्ण दहन किसे कहेंगे? पूर्ण दहन से आप समझ सकते हो अरे ये मिट क्यों नहीं रहा? हाँ, अब देखिए जो पूर्ण दहन है, पूर्ण दहन अपन किसे कहते हैं कि इस दहन में ईंधन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के मिलने पर यदि तापमान ज़्यादा और लपटें नीले रंग की तथा CO2 गैस पर निकलती है तो वह पूर्ण दहन होगा। क्या क्या होगा? तापमान ज़्यादा मिलेगा और लपटें नीले रंग की निकलेगी। यहाँ से 3 क्वेश्चन बढ़ गए। कौन सा तापमान? ज़्यादा तापमान। कौन से रंग की? नीले रंग की। और कौन सी गैस? CO2 गैस निकलती है, तो वह पूर्ण दहन कहलाता है। ये इसकी चर्चा हो गई। अब देख लीजिए साथियों, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन किसे कहते हैं? तो अपूर्ण दहन, इस दहन में ईंधन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने पर यह ताप तो कम देगा।
और लपटे पीले रंग की देगा और CO गैस देगा। यहाँ पर देख लीजिए, जो पूर्ण दहन था उसके अंदर तो तापमान ज़्यादा दे रहा था, जो अपूर्ण दहन है इसमें तापमान उससे कम देगा। और इसके अंदर जो लपटें हैं, लपटें किस रंग की निकलेगी? लपटें उसके अंदर नीले रंग की थी, इसके अंदर पीले रंग की है। और कौन सी गैस? उसके अंदर CO2 गैस थी, इसके अंदर CO गैस है। ये हो गई इसकी बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठोस ईंधन की आग को कार्बन की आग, यानी कार्बन और जो हाइड्रोजन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की आग है, यानी इन दोनों का मिक्स हाइड्रोकार्बन होता है। तो ठोस की आग को हाइड्रोकार्बन की आग, प्लस में जेट फायर, प्लस में पुल फायर और प्लस में फ्लैश फायर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 क्वेश्चन एक लाइन से यहाँ से बन गया। अब देख लेते हैं साथियों, जो ठोस द्रव ईंधन है, ठोस ईंधन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब जो द्रव ईंधन है, ये द्रव ईंधन किसे कहते हैं अपन? तो द्रव ईंधन किसे कहेंगे? वह सभी ईंधन जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, वह सभी ईंधन जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव ईंधन को जलाने के लिए ठोस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो द्रव ईंधन है उसे जलाने के लिए ठोस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। यह जलने पर काली धुआं उत्पन्न करते हैं। यह जलने पर काली धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल, केरोसिन, इसकी जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए आप। पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, आदि ज्वलनशील पदार्थ, नेफ्ता वगैरह हो गया, यानी जो भी तरल ज्वलनशील पदार्थ हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएगी। अब पेट्रोल की बात कर लेते हैं कि पेट्रोल बनता किससे है? तो पेट्रो प्लस ओलियम, जो पेट्रोलियम है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब हो गया तेल और ओलियम का मतलब हो गया चट्टानी। तो चट्टानों से निकला तेल पेट्रोल कहलाता है। ये इसके बारे में हमने देख लिया। अब देख लेते हैं साथियों, इसके अंदर जो नेक्स्ट अपना ईंधन है वो कौन सा ईंधन है? गैसीय ईंधन। तो गैसीय ईंधन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो कि वह ईंधन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय ईंधन को जलाने के लिए सबसे कम यानी चिंगारी की आवश्यकता होती है। कि गैसीय ईंधन को जलाने के लिए एक तो सबसे कम, कम का मतलब यानी आप समझ सकते हो कि उसे चिंगारी देने की आवश्यकता होती है। और यह अधिकतर नीली ज्वाला के साथ ही जलते हैं। नीली ज्वाला के साथ। अब साथियों की सर ये नीली ज्वाला के साथ कैसे जलते हैं? हमारे को तो एग्जाम्पल भी दीजिए। तो आपने जो घर पर होता है रसोई घर का गैस चूल्हा, उसके अंदर LPG गैस होती है। तो आप उसको जलाओ तब देख लेना नीली ज्वाला के साथ ही जलता है। आप देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट पॉइंट कि यह वातावरण में, यह वातावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाते हैं। यह वातावरण को सबसे कम, बिल्कुल नगण्य के समान ये नुकसान पहुंचाते हैं। और नेक्स्ट क्या दे रखा है? इसके एग्जाम्पल LPG हो गया, CNG हो गया, LNG हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन नहीं हाइड्रोजन हो गया, और आदि जो गैसीय ईंधन है ये सभी इसके अंदर इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि गैसीय ईंधन की गैसीय ईंधन की जो लौ है वो कैसे उत्पन्न होती है?
अब कुछ तो सोच रहे होंगे सर हमने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं। तो साथियों मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से जो भी यानी कि एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा, पूरा डीपली पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो कोई मतलब तो है नहीं। आपको राजस्थान फायरमैन के अंदर पता चल ही गया होगा ऊपर ऊपर पढ़ने वालों का क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इसीलिए अपन को डीपली पढ़ना है। टाइम चाहे से 5 दिन के बजाय 10 दिन में लग जाए, लेकिन डीपली अपने को पढ़ना है। अब देख लीजिए साथियों, गैसीय ईंधन की लो, गैसीय ईंधन की लो है वो कैसे क्या बनती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गैसीय गैस किसी छेद से निकलकर हवा में घुल मिलकर, अगर घुल मिल जाए जिसके साथ वह जल सकती है। यानी जो गैस है वह हवा में घुल मिल जाए तो वह जिससे वह जल सकती है। अब वो कैसे, वो भी आगे हम देखेंगे। गैस और हवा को अलग अलग चैम्बर में लाया जाए जहां वह आसानी से आग पकड़ ले। अब सर इसका भी कुछ नहीं, थोड़ा डाउट यानी कि समझ में नहीं आया। तो इसके जो आगे की लाइन है उसको पढ़ते ही आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो लाइन क्या है कि जलने लगे यह तरीका, यानी कि जलने लगे ये वही कंटेनर है। तो यह तरीका कहाँ पर अपनाया जाता है? तो यह उद्योगों में काम में आने वाली भट्टियों में अपनाया जाता है। जो उद्योगों के अंदर काम में आती हैं भट्टियां, उसके अंदर यह तरीका अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है साथियों? नेक्स्ट दे रखा है कि जलने से पहले गैस का पर्याप्त मात्रा में हवा, यानी गैस का पर्याप्त मात्रा में हवा से मिलना व घुलना जरूरी है। जलने से पहले गैस का पर्याप्त मात्रा में घुलना बिल्कुल जरूरी है, तभी ही यहाँ पर आग लगेगी, जिसके मिश्रण से ही आग दहन हो सकेगा। अब ये सर मिश्रण कैसे होता है, हमारे को तो ये भी नहीं पता। तो साथियों बिल्कुल सही तरीके से मैंने कल वाली क्लास के अंदर बिल्कुल सही तरीके से समझा दिया था। और अगर आप चाहोगे तो मैं कल और आपको समझा दूंगा। कमेंट कर देना आप, तो कल मैं घर पर चला जाऊंगा तो घर से बोर्ड पर इस बिल्कुल तरीके से आपको और समझा दूंगा। तो साथियों अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि गैस की मात्रा की जलने की कुछ सीमा होती है। जो गैस की मात्रा होती है उसकी भी जलने की कुछ सीमा होती है। गैस की मात्रा की जलने की कुछ सीमा होती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई गैस डाल दिए, गैस आ गई वो जलने लग गई। इसकी भी कुछ सीमा होती है जिसके बीच में वह ज्वलनशील होती है, हो सकती है, होती है। इस सीमा को ही, जो बीच की ये सीमा होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्लेमेबिलिटी रेंज। यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन आ गई। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस रेंज को क्या कहते हैं? फ्लेमेबिलिटी रेंज कहते हैं। अब देख लीजिए साथियों नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसके अंदर? नेक्स्ट दे रखा है कि सभी गैसों के लिए फ्लेमेबिलिटी जो रेंज है वह अलग अलग होती है। सभी गैस हैं जैसे हाइड्रोजन हो गई, एसिटिलीन हो गई, मेथेन हो गई है, एलपीजी हो गई, सभी के लिए जो फ्लेमेबिलिटी रेंज है वो सभी के लिए अलग अलग होती है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ये फ्लेमेबिलिटी रेंज 2 प्रकार की होती है। यह इंपॉर्टेंट बात है एक, कि जो फ्लेमेबिलिटी रेंज होती है यह भी 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की होती है तो कौन कौन सी होती है वो भी आप देख लीजिए। तो जो 2 प्रकार की होती है वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट तो होती है एल, सेकंड होती है यूएल। एल का मतलब आप समझ सकते हो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट,
और जो यूईएल है इसे आप समझ सकते हो अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। ये इसकी ये हो गई फुल फॉर्म हो गई। अब जो एलईएल है, एलईएल कहते किसे हैं? तो यदि हवा के साथ गैस का मिश्रण फ्लेमेबिलिटी रेंज से अगर कम है तो एलईएल और ज़्यादा है तो यूईएल। यहाँ पर ये हो गई इनकी बात। अब देख लेते हैं जो गैसों का जो ये होता है भाई, अपन ने ये तो देख तो लिया यूईएल और एलईएल जो फ्लेमेबिलिटी रेंज। अब ये होती कितनी है वो भी आप देख लीजिए। तो गैसों की जो फ्लेमेबिलिटी रेंज है वो आप यहाँ से देख सकते हो। जो हाइड्रोजन है H2 इसकी तो 4 से लेकर 75.6% होती है। जो एलपीजी है इसकी होती है 2 से 9%। मीथेन है, मीथेन की कितनी होती है 5 से 15%। और जो एसिटिलीन है इसकी कितनी होती है? एसिटिलीन क्या होती है सर? हम ये तो जान गए एलपीजी वगैरह हाइड्रोजन वगैरह ये तो हमने सुन रखा है, लेकिन एसिटिलीन क्या होती है? तो साथियों जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो, यानी कि जो लोहे के मिस्त्री होते हैं, तो वो उसके ऊपर एक गैस का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग करने पर एक गैस का उपयोग करते हैं, वही गैस वेल्डिंग के अंदर काम में आती है, वह एसिटिलीन ही होती है। अब इसकी जो फ्लेमिटी रेंज है वो कितनी होती है? 25 से 80 इसकी फ्लेमिटी रेंज होती है। नेक्स्ट क्या है? केरोसिन। केरोसिन की कितनी होती है? 0.7 से 5 होती है। ब्यूटेन की कितनी होती है? तो 1.5 से 9% होती है। अब इथाइलिन की होती है वो कितनी होती है? 2.7 से 28.6 होती है इसकी। इसी प्रकार अमोनिया की कितनी होती है? 15 से 28 इसकी होती है, यानी फ्लेमिटी रेंज होती है। अब जो बेंजीन हो गई, बेंजीन की कितनी होती है? तो बेंजीन की होती है 1.2 से 8% इसकी होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ये गैसें थी जो मैंने आपको बताया। एसिड यानी जो फ्लेमिटी रेंज होती है, औरों की भी होती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहोगे अरे मैं पूरी पूरी कोशिश भी करूँगा औरों की बताने की, लेकिन यही इतनी याद कर लोगे तो आप बहुत है, क्योंकि यही अधिकतर यही पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो साथियों आज की ये हमारी ये क्लास थी, इसके अंदर आपको शायद समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की हमारी फायर से संबंधित निःशुल्क क्लास प्राप्त करने के लिए, और जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी वैकेंसी आती है उन सभी की तुरंत अपडेट पाने के लिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन फायर से संबंधित आती है उन सभी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।